चैप्टर हमारा फिजिक्स में क्लास 9 का वर्क एंड एनर्जी है। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें समझ ली थी कि वर्क की यूनिट फॉर्मूलेज, ओके, एज वेल एज किस तरह हमने ये फॉर्मूला आपको डिस्क्राइब किया था वर्क का। ये देखिए, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, और इसके मैंने कुछ सम भी कराए थे। ठीक है ना, तो ये जो स्मॉल एस दिया हुआ है ना, जो डिस्प्लेसमेंट के लिए है, ओके। तो ये पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही मैंने कॉस की कुछ वैल्यूज बताई थी कि कॉस 0 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 की रूट 3/2 एंड कॉस 60 की 1/2 एंड कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो कॉस 90 का मतलब कि अगर फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो आप फॉर्मूले में क्या लगाओगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जैसे कि फोर्स आप इस तरफ लग रहा है और डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट है वो आगे की तरफ जा रहा है, मतलब कि दोनों के बीच में परपेंडिकुलर रिलेशन है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो पार्ट 1 पहले समझ लेना, उसके बाद ही आप ये कंटिन्यू करेंगे समझने के लिए। ठीक है ना, सो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी और ओवरऑल वर्क डन 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से सम टाइम आप वर्क आपका निगेटिव में भी आ जाता है। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट इस साइड में है एंड इसके अपोजिट जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो अदर साइड में है और इसके बीच का जो एंगल है वो बन रहा है 180 डिग्री, तो जब आप कॉस की 180 डिग्री वैल्यू रखोगे, 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो ओवरऑल जो भी फॉर्म वैल्यू आएगी वर्क के लिए, जो भी जूल में वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपको फोर्स दिया है 5 न्यूटन और वो जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हुआ है, समझिए कि 4 मीटर। ठीक है, एसआई यूनिट मैंने ली है, तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको कि फोर्स अगर न्यूटन में है तो आपका डिस्प्लेसमेंट मीटर में होना चाहिए, एसआई यूनिट। और आपको वर्क पूछा गया है, साथ में ये बताया गया है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब कि फोर्स आप इस तरफ लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट अदर साइड है। तो अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम फोर्स इधर खींच रहे हैं और चीज़ इधर जा रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो एग्जांपल के तौर पे आप पुली वाला सिस्टम भी देख सकते हो कि कुएं में, वेल में हम लोग देखो रस्सी ऐसे खींचते हैं ना, ये इस तरफ ऐसे नीचे खींचते हैं, समझ रहे हो, पुली लगी रहती है, ओह चलो ऐसे हम रस्सी नीचे खींचते हैं, तो जो बाल्टी होती है ना पानी की जो बाल्टी है वो ऊपर की तरफ आती है, खींच इधर रहे, पानी की बाल्टी ऊपर की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर भी वर्क क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। आप देख लो कि अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, बाल्टी ऊपर जा रही है, फोर्स हम नीचे खींच रहे हैं। तो ये भी क्या एक तरह से निगेटिव वर्क है। और जब देख लो एरो, देखो आप ऐसे, और ये थोड़ा सा डायग्राम समझ लेना। ठीक है, बाय द वे यहाँ पर आपका अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो थीटा होता है अपोजिट डायरेक्शन के लिए 180 डिग्री हो जाएगा ना। फॉर्मूला आप लगाओगे वर्क के लिए, फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ओके, तो फोर्स लिया है हमने 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर और कॉस 180 डिग्री
आप लिखोगे cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो 5 इंटू 4 20 इंटू -1, अब ओवरऑल जो पूरा वर्क है वो नेगेटिव में चला गया। ठीक है ना। तो पार्ट 1 में खैर ये सब मैंने डिस्कस कर लिया था और आगे देखेंगे हम लोग। तो अगर थीटा तुम्हारा बिलो 90 है तो जितना भी वर्क होगा पॉजिटिव वर्क माना जाएगा, क्योंकि कॉस बिलो 90 तक की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कॉस 90 की वैल्यू फिर 0 हो जाती है और 90 के बाद आपकी नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, ये याद रखना है आपको, आगे हेल्प होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में और एज वेल एज एमसीक्यूज में। जीरो वर्क मैंने बता दिया आपको कि जीरो वर्क का मतलब क्या है। अब देखो एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव वर्क। लेट ए पर्सन लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, अब ऊपर उठा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, द पर्सन अप्लाइज अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री मतलब ओवरऑल वैल्यू 1 होती है, cos 0 डिग्री वैल्यू 1 होती है तो पूरा का पूरा वर्क हमें मिल जाता है। ठीक है ना। However, in this very situation, a gravitational force due to the earth is acting on the object is downward direction. The direction of force is opposite to the displacement of the object. So the work done by the force of gravity, अगर हम ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है, सामान ऊपर जा रहा है, एक तो हम एक फोर्स लगा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं अपनी ताकत से, वो तो एक पॉजिटिव हो रहा है, हमने ऊपर खींचा, ऊपर ऐसे खींचते आ रहे हैं, अपनी ताकत लगा रहे हैं, ऊपर खींचे, तो हमारा जो फोर्स लगा उस मास में, उसको उठाने में, उसको डिस्प्लेस कराने में, वो तो पॉजिटिव हुआ, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऊपर लगाया और सामान भी ऊपर ही लिफ्ट हो रहा है। तो हमारे लिए तो हमने पॉजिटिव वर्क किया, हमने ताकत ऊपर लगाई सामान को उठाने के लिए और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुआ। लेकिन अगर ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ उस पर और उस मास पे लगा रही है फोर्स। ठीक है ना। और जो सामान है ऊपर जा रहा है, वो जो बॉडी है ऊपर जा रही है ना। जो बॉडी ऊपर जा रही है, डिस्प्लेस हो रही है, और ग्रेविटी भी एक फोर्स ही होता है ना एक तरीके से, तो ये नीचे की तरफ खींच रही है ग्रेविटी। तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। देखो 180 डिग्री हो गया, इधर ये डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन देखो, 180 डिग्री हो गया। तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव वर्क, ये ध्यान रखेंगे। एक और एग्जांपल ले लो। कंसीडर ए व्हीकल स्टैंडिंग ऑन ए रोड एट रेस्ट। रोड में एक गाड़ी खड़ी है। इफ द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल स्टार्ट द इंजन एक्सर्ट ए फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हीकल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन दिस केस वर्क डन बाय एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑफ द इंजन इज पॉजिटिव। तो इंजन की तरफ से देखो कहाँ से फोर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से फोर्स को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ये ज़रूरी है ना। अब यहाँ इंजन की तरफ से, इंजन ने फोर्स लगाया आगे की तरफ से, आगे की तरफ, और एग्जाम्पल इंजन ने लगाया फोर्स इस तरफ, गाड़ी भी इसी तरफ आगे बढ़ी, मतलब पॉजिटिव वर्क। 0 डिग्री, 0 डिग्री हुआ ना। देख लो भाई, ये सब समझा चुके हैं पहले ही पार्ट में। ये देखो 0 डिग्री है, ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, 0 डिग्री है। जब अगर ऐसा होता, समझो कि कुछ एक डायरेक्शन होता है कि आप ऐसे खींच रहे हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर सूटकेस है ना, प्लेटफॉर्म में या एयरपोर्ट में सूटकेस हम कैसे खींचते हैं, ऐसे पकड़ खींचते हैं। अब सूटकेस बढ़ता तो ज़मीन पे नीचे आगे है ना, ऐसे ही होता है ना। फोर्स आप इधर लगा रहे हो, सूटकेस इधर जाता है ज़मीन में, हवा में थोड़ा चला जाता है। तो इसके बीच में क्या है, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, डिस्प्लेसमेंट का जो पाथ है सूटकेस का, एक एंगल बन जाता है, वही कॉस थीटा होता है। कॉस 30 है, कॉस 60 है, तो उस हिसाब से वर्क को कैलकुलेट किया जाता है। जीरो वर्क का देख लो एग्जांपल, काफ़ी सारे एग्जांपल दिए हुए। कुली वाले की एग्जांपल है इसमें। एक कुली with luggage on his head moves in horizontal direction on a railway platform. The work done by the coolie against the weight of luggage is 0 because the weight of luggage is acting vertically downward.
सामान कुली ने उठाया हुआ है और सामान का जो मास, जो सामान है ना, बॉडी, लगेज, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे डाउनवर्ड एक्टिंग कर रहा है, वो लगेज उसके सर से, लेकिन कुली इधर आगे बढ़ रहा है, सामान नीचे की तरफ गिरने की कोशिश कर रहा है या नीचे डाउनवर्ड जा रहा है ग्रेविटी की वजह से, बट कुली आगे बढ़ता ही आ रहा है। अब ये देखो क्या है, इन दोनों में कौन सा एंगल बन गया, 90 डिग्री एंगल बन गया, परपेंडिकुलर है। cos 90 मतलब 0, तो ओवरऑल ये तुम्हारा फॉर्मूला है वर्क का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, है ना। वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए एस लगा लो तो ठीक रहेगा, कॉस थीटा ये हो जाएगा 0, क्योंकि 90 डिग्री होगा, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ओवरऑल ही वर्क 0 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी रहो, कितना भी बड़ा तुमने फोर्स लगाया हो। इसी तरह देखो मून वाला भी अच्छा एग्जांपल दिया है, ऑब्जेक्टिव में आता है, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ अलोंग ए सर्कुलर पाथ, है ना, अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। द रिक्विजिट सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ दिस मोशन ऑफ द मून इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ। द फोर्स एक्ट रेडिकली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर। देखो होता है क्या इस केस में कि मून रिवॉल्व कर रहा है इस तरह, तो मून का जो डायरेक्शन होगा एट ए पॉइंट, तुम देखो जैसे यहाँ पर देखोगे ऐसे हो जाएगा उसका टेंजेंट, है ना। एट ए पॉइंट सर्कुलर मोशन में एट ए पॉइंट देखोगे तो ऐसे ही निकलती है एरो कि इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरफ ऐसे नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है, क्योंकि एक सेंट्रीपिटल फोर्स अट्रैक्ट हो रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो सराउंडिंग ही घूमना पड़ता है उसे। जाने की कोशिश ऐसे कर रहे हैं, सोचो कि एक रस्सी से तुमने पत्थर बांधा और गोल गोल घुमाया, जब तक कि तुम पकड़े हुए रस्सी को तब तक तो गोल गोल घूम रहा है, ऐसे देखो गोल गोल घूम रहा है। जैसे तुमने रस्सी छोड़ी, समझे इस पॉइंट में रस्सी छोड़ी, मुझे ईंटा पत्थर जो भी तुमने बांध के रखा है वो ऐसे देखो बाहर चला जाएगा, ऐसे गोल गोल नहीं घूमेगा, ना ही तुम्हारे अंदर आएगा, फौरन बाहर चला जाएगा, क्योंकि जो डायरेक्शन एट ए पॉइंट डायरेक्शन होता है सर्कुलर मोशन का परपेंडिकुलर होता है, दैट इज योर टेंजेंट सेंट्रीपिटल फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर में लग रहा है, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, खींचे हुए ना, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है। कोई भी सर्कुलर मोशन होता है तो उसके सेंटर, मतलब सेंटर, अगर उसका सेंटर पकड़ोगे उस एक्सिस से, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है। तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी है पहले भी स्टार्टिंग में ही। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ है, और जो मोशन, जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का एट ए पॉइंट, सर्कुलर मतलब सर्कुलर ही है, बट एट ए पॉइंट आप देखोगे इंस्टेंटेनियस वो कुछ ऐसा टेंजेंशियल होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये जो डिग्री बनती है एंगल, ये 90 डिग्री होता है। इधर ईंटा पत्थर या मून जो भी है इधर जाने की कोशिश कर रहा है, बट सेंट्रीपिटल की वजह से सर्कुलर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये भी 0 वर्क होता है सेंट्रीपिटल, ठीक है। और बाकी एग्जांपल है वो देख लीजिएगा, कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। फोर्स 12 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए टॉय कार एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, फोर्स दिया हुआ है 12 न्यूटन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एट 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला मार दो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। 12 फोर्स मतलब न्यूटन में दिया है, देखो न्यूटन है ना, न्यूटन है मतलब फोर्स है, तो 12 इंटू 2.5 डिस्प्लेसमेंट तो मीटर में दिया है क्या, हाँ मीटर में होना चाहिए, SI यूनिट में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होता तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 15 न्यूटन। तो ठीक इसी तरह ये भी काफ़ी एक इजी कुछ एग्जांपल में सम दिए हुए कर लीजिएगा, और मैंने पहले पार्ट में काफ़ी कुछ करा दिया है। नाउ एनर्जी की बात करें तो एनर्जी, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में भी समझाया कि कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, मतलब आपके अंदर जितना काम करने की कैपेसिटी है तो हम बोलेंगे कि आपकी एनर्जी है वो आपके अंदर, ठीक है ना। ओके, so when a raised hammer falls on a nail कीली में on piece of the wood, it drive the nail into the wood, ठीक है, हैमर से
नेल अंदर चली जाएगी। दस द रेज हैमर कैन डू वर्क ऑन नेल। हाँ, हैमर नेल पे काम कर रहा है, तो रेज हैमर के पास क्या है, एनर्जी है ना, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, मास है, वेलोसिटी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, बोलो, हाफ एम वी का स्क्वायर, है ना। A child wins a spring of a toy car using knob, then place the toy car on the floor. The toy car start moving. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखो, जितनी वी मतलब क्या, वेलोसिटी, है ना। मैं एग्जांपल दे रहा था पहले हैमर वाला। हैमर जितनी तेज़ी से नेल पे लाओगे और हैमर जितना भारी होगा उतना ज़बरदस्त वर्क होगा, उतना ज़्यादा उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। समझ लो, ये सब क्या है, जूल है, सब एनर्जी है, सब जूल है। वर्क, के ई, पी ई, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब क्या है, ये सब जूल है, ठीक है ना। तो अब इसी तरह स्प्रिंग वाली कार देखो, वो आप है ना, वो नहीं टॉय होती चाबी भरने वाला, ऐसे चाबी भर दो, ऐसे चाबी घुमा के टॉय को छोड़ दो, टॉय कैसे चलने लगता है। तो चाबी तुम घुमाते हो, एक्चुअली स्प्रिंग टाइट करते हो, स्प्रिंग को टाइट करते हो। तो स्प्रिंग को जो टाइट करते हो उसके अंदर भी एनर्जी आ जाती है। वो कैसे चलता है, वो कैसे चलता है, कोई धक्का तो नहीं दे रहा होता है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के भी अलग अलग टाइप है, ठीक है ना। अब जैसे कि एक पोटेंशियल एनर्जी अगर हम हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एम जी एच होता है। कोई चीज़ अगर एक हाइट पर रखी हुई है, उसके जितने ऊपर से छोड़ोगे उतना वो, उसके अंदर उतनी, जितने ऊपर ले जाओगे उसके अंदर उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जितना भी तुम ऊपर ले जाओगे उसके अंदर उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और वो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट कर देगा। जब गिरेगा तो तेज स्पीड से गिरेगा, है ना। तो इसी तरह स्प्रिंग के लिए भी होता है कि उसका एक कांस्टेंट होता है, डिपेंड करता है अपने अलग अलग स्प्रिंग में। तो उसके भी एक, खैर वो उतना आपको है नहीं, इससे फॉर्मूला मैं डिस्कस नहीं कर रहा ज़्यादा। तो पोटेंशियल के फॉर्म कई होते हैं, जैसे पेंडुलम में, व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स ए स्टेशनरी विकेट, द विकेट इज थ्रोन अवे, इट शोज दैट द फास्ट मूविंग बॉल, डेफिनेटली जितनी ज़्यादा तेज़ बॉल होगी विकेट उतना तेज़ गिरेगा, ओके, दूर गिरेगा। डूइंग, उसका मतलब उस बॉल के पास उतना ज़्यादा काम करने की कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी कैसे आई, वो कैपेसिटी काइनेटिक एनर्जी की वजह से आई है, जैसे कि मैंने अभी फार्मूला पीछे आपको डिस्कस किया था। फिर वही बो को मैंने स्ट्रेच किया, बो तीर कमान, जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे उसके अंदर उतनी पोटेंशियल एनर्जी पजेज होगी, और फिर वो एरो उतना दूर जाएगा और काइनेटिक एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र होगी। तो याद रखना, एनर्जी तो एक आपका कंजर्वेटिव होती है, वो कभी भी ख़त्म या बनाई नहीं जा सकती। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग ट्रांसफ़र होती है एनर्जी, है ना। अब वो जो ट्रांसफ़र हो रही होती है एनर्जी, उसी के प्रोसेस को हम लोग वर्क कहते हैं। ट्रांसफ़र जो हो रही होती है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसी को ही हम लोग वर्क कहते हैं। तो वो एनर्जी का डेफिनेशन मैंने बता दिया है। यूनिट देख लो, 1 किलो जूल में, एक्चुअली यूनिट तो जूल होती है, ठीक है ना। यूनिट क्या होती है, जूल, एसआई यूनिट। 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल। ये सब बताने की इतनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। 1 मेगा जूल मतलब 10⁶ जूल। 1 मेगा जूल, 1 मेगा जूल में 1000 किलो जूल मतलब 10⁶ जूल। उल्टा आ जाओ तो 1 मिली जूल तो 10⁻³ जूल, है ना। उल्टा आ रहा है ना, मिली में पहुँच गया हम लोग। फिर माइक्रो के लिए 10⁻⁶ जूल। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। सीजीएस या किसी और यूनिट में है, उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना आना ज़रूरी है। यहाँ पे देखो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दिया हुआ है, जो कि हम लोगों ने बचपन से ही, नॉट बचपन से, क्लास 8th में पढ़ा था, 7th में भी, कि मैकेनिकल एनर्जी होती है हमारे पास, हीट एनर्जी, कोई हीट से एनर्जी मिल रही है हमें, हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी बोलेंगे, थर्मल वर्ड याद रखो, टेक्निकल वर्ड है। लाइट एनर्जी तो पता ही है आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो करंट से हम लोग फैन चलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी भी मालूम है, मोबाइल में बैटरी यूज़ होती है, मोबाइल कैसे चलता है, बैटरी से, तो बैटरी में केमिकल एनर्जी होती है ना। फिर न्यूक्लियर एनर्जी, तो एटॉमिक एनर्जी की बात हो गई यहाँ पर, तो बड़ी खतरनाक एनर्जी होती है।
ठीक है। तो जूल का देखो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है हमारे, जेम्स जूल, या पूरा नाम जेम्स प्रिस्कॉट जूल। 1818 से 1889 तक के बीच में जो भी इन्होंने काम किया है, तो काफ़ी अच्छा काम किया है फिजिक्स में। इन्होंने ना थर्मोडायनेमिक और इलेक्ट्रिसिटी पे काफ़ी रिसर्च की है, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल गैस के ऊपर। ओके। और काफ़ी लॉ ऑफ कंजर्वेशन इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, एक्सपेरिमेंट भी किया है एनर्जी का, और इन्हीं के नाम से जूल एनर्जी अब लोग वर्किंग रखे हुए हैं। ठीक है ना। चलो काइनेटिक एनर्जी की बात करें, जैसे कि मैंने अभी भी डिस्कस किया था, काइनेटिक एनर्जी मतलब जिस बॉडी के पास मूविंग मोशन है उसके पास काइनेटिक एनर्जी कैरी हो जाती है ना। होती कि नहीं होती कि बॉल तेज़ आ रही है, सामने आ जाओ तुम, तेज़ बॉल में तो लगेगी तुम्हें ज़ोर से। क्यों? क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी तुम्हें हिट कर सकती है, उसके बाद मास है, उसके बाद वेलोसिटी भी है। तो अगर आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है मास से, है ना, ऊपर ही ऊपर है। और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन स्क्वायर, जो रिलेशन है वो वेलोसिटी स्क्वायर है। मतलब कि मास बढ़ाएंगे तो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, या वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सीधी बात है, कोई बॉल हल्की बॉल है, भारी बॉल है, तो डेफिनेटली जिसके जो भारी बॉल है, जैसे बाइक, साइकिल और कार, साइकिल से टक्कर हो गया, कार से टक्कर हो जाए, कितना फ़र्क होगा? क्यों? कार का मास बहुत ज़्यादा होता है, उसमें जो कॉलिजन होता है बहुत ज़्यादा हैवी लेवल पे होता है, या ट्रक का। और इस बार वेलोसिटी भी वही बात हो रही है कि वेलोसिटी को बढ़ाओगे तो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि जितनी स्पीड से बॉल अगर आ रही है उतना तेज़ तुम्हें लगेगी, उतना ज़्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी है, तेज़ लगेगी तुम्हें। तो स्पीड बढ़ाने से भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मास बढ़ाने से भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, या इसी का वाइस वर्सा। ठीक है। तो ये बातें हो गई काइनेटिक एनर्जी की। और कुछ न्यूमेरिकल है इसमें। अब यहाँ पे एक रिलेशन जो कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम से। ठीक है। तो मोमेंटम भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बॉडी में अगर मास है और वेलोसिटी है तो उसके अंदर क्या है? एक मोमेंटम है, एक कह सकते हैं कि एक फोर्स है इसके अंदर। ठीक है ना। मोमेंटम बोलते हैं इसे। और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग थोड़ा जूल से कनेक्ट कर देते हैं। ये क्या हो गया? मास मतलब किलोग्राम, और ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं? जूल से कनेक्ट कर रहे हैं, वर्क से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। अगर यहाँ से मास इज इक्वल टू करोगे आप तो क्या हो जाएगा? हमने यहाँ क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो मास को हमने नीचे भेज दिया अपॉन में मोमेंटम के, तो मोमेंटम अपॉन मास। अब इसी में क्या करो, वेलोसिटी की जगह इस वेलोसिटी की वैल्यू रख दो। तो ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का मास से। देखो v का स्क्वायर है, तो क्या करोगे? v की जगह हमने मोमेंटम अपॉन मास किया और ओवरऑल स्क्वायर लगा दिया। वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, ओवरऑल में स्क्वायर लगा दिया। ठीक है। चलो, के ई इज इक्वल टू हाफ एम इंटू रो का स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम, मतलब एम का स्क्वायर है ना, मास इंटू मास, ओवरऑल स्क्वायरिंग है ना। अरे भाई, वेलोसिटी को हमने क्या किया? देखो मास को इधर ला के नीचे रख दिया, डिवाइड में चला गया, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया? मोमेंटम अपॉन मास। मोमेंटम के लिए सिंबल डेंसिटी जैसा नहीं दे, थोड़ा ऐसा दे दो, ठीक रहेगा।
पी के टाइप, पी पी मतलब मोमेंटम, पी मतलब मोमेंटम सिंबल है। ओके, तो अब आपने देखो यहाँ फॉर्मूला के ई का फॉर्मूला लगाया, हाफ एम वी का स्क्वायर, तो वी की जगह वी की वैल्यू क्या आ गई है, मोमेंटम अपॉन मास का स्क्वायर, ओवर स्क्वायर हो जाए क्योंकि वी का स्क्वायर है, तो मोमेंटम का स्क्वायर मास का स्क्वायर, मास इंटू मास मतलब मास का स्क्वायर ही है ना वो। तो हम क्या करेंगे यहाँ से रिड्यूस कर दो मास, मास को, एक मास के एक मास गया है ना, क्या आ गया, हाँ मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन मास, ठीक है। ओके, अब यहाँ से मोमेंटम निकाल लो, मास को इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, टू इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा इक्वल टू का स्क्वायर, ठीक है ना, मोमेंटम का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो टू एम के फॉर कैनेटिक एनर्जी, ये के कैनेटिक एनर्जी, टू एम के इज इक्वल टू, बोथ साइड में रूट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रूट में चला गया, इसका स्क्वायर हट जाएगा, ये आ गया मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हमने इस तरीके से कैनेटिक एनर्जी से रिलेट कर दिया, ठीक है, दिखाई दे रहा है, इजी है, देख लो। हमने पहले क्या किया, मोमेंटम का फॉर्मूला डाला, मास इनटू वेलोसिटी, फिर बाद में क्या किया, मास को डिवाइड में लेकर आ गए तो मोमेंटम अपॉन मास हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डाला, वेलोसिटी की जगह मोमेंटम अपॉन मास का होल स्क्वायर कर दिया। फिर हमने क्या किया, एक मास से एक मास को काट दिया, ठीक है, बाद में मोमेंटम को एक साइड रखो, बाकी सबको अदर साइड भेज दिया, तो वो एम भी जाके उधर मल्टीप्लाई हो गया, टू भी जाके काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई हो गया, तो टू एम के हो गया इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर। बाद में क्या किया, दोनों साइड रूट से मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायरिंग हटा दिया और ये अंडर रूट में चला गया, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है ना। चलो ये आ जाता है कभी, एक रिलेशन बताओ, 2-3 नंबर का आता है कम से कम। इसके बाद पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि बस पीछा नहीं छोड़ेगी आपका, ये तो मतलब चलते रहना है। ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि इसको तो पकड़ के रखना ही रखना है, इससे बच ही नहीं सकते, और बहुत ही ज़बरदस्त, और फिजिक्स सब यही सब मेन मेन है पार्ट फिजिक्स को पढ़ने के। So work kinetic energy theorem, according to work kinetic energy theorem, the work done by force applied on an object is equal to the change in kinetic energy of the object, ठीक है ना। मतलब हमने जितना भी वर्क फोर्स लगाया, वर्क डन बाई ए फोर्स, उस फोर्स ने समझो एक बॉडी है, इस बॉडी को हिलाने के लिए, इस बॉडी को हिलाने के लिए जितना फोर्स लगाया, इस फोर्स ने जो काम किया, वर्क डन बाई फोर्स, जो हम फोर्स लगा रहा हूँ मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो मेरा जो फोर्स है ना, जो मैं लगा रहा हूँ इसे बॉडी को मूव करने के लिए, ये देखो ये, तो अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इक्वल टू चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसके अंदर जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, जो फोर्स काम कर रहा है वो कितना काम कर रहा है, जितना ये जो कैप है ना, जो कैप जो मूव हो रहा है, ये ढक्कन मूव आगे बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर आ रही है, वो उतने काम के बराबर है। मतलब मेरे फोर्स ने कितना काम किया, इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो भी स्पीड से जा रहा है, हाफ एम वी का स्क्वायर, इसका जो भी मास है और इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो भी मास है और इसकी जो भी वेलोसिटी है, देखो ये देख लो, दिख रहा है, ये देखो, ये मैंने कैप को मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये फोर्स, मेरा जो फोर्स जो इस पर काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, इसके अंदर जितनी भी काइनेटिक एनर्जी मतलब इसका मास और जो वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है ना, ये देखो, जो भी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है मतलब मैं उतना काम कर रहा हूँ, है ना, जो भी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, हाफ एम वी का स्क्वायर, मास भी चाहिए वेलोसिटी भी चाहिए। तो यही आपका वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम है। तो ये सब कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमने पता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी मालूम है हम लोगों को, क्या,
वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर अपॉन 2s। देखो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हम लोग यूज़ करते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन में। तो यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये होल्ड करो। ओके, अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की जगह पूरा ये एक्सेलरेशन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट हमने कर दिया। ये देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास यहाँ रख के पूरा एक्सेलरेशन की जगह पूरा एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैरी कर दिया। ओके, अब इसके बाद देखो, अब पूरा फॉर्मूला लगाएंगे वर्क का। वर्क इज इक्वल टू वॉट, वर्क इज इक्वल टू देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, और फोर्स पूरा क्या निकल के आ गया, एम इन ब्रैकेट वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर अपॉन 2a। देखो पूरा फोर्स की वैल्यू क्या लेकर आ गए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू डाली, मास बाहर रखा मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा हो गया तुम्हारा क्या, फोर्स। तो फोर्स के नीचे पूरा का पूरा फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। इनटू एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, है ना। देख लो ये मैंने लिखा फोर्स, ये लिखा मैंने डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स, ये फोर्स हो गया ये वाला पार्ट पूरा, ठीक है। यहाँ से देखा हम लोग, देखो कैसे आया, फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन सर, एक्सेलरेशन देखो ये आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, देखो अंदर एम को मल्टीप्लाई कराओ, एम का मल्टीप्लाई दोनों टर्म से होगा अपॉन ये क्या है, एस डिस्प्लेसमेंट, तो एस तो कट रहा है, एस कट जाएगा ना, मल्टीप्लाई में है ना, एस कट जाएगा, तो ये आ गया। ये देखो अब यहाँ से 2 अपॉन 2 इस टर्म के लिए भी है, अपॉन 2 इस टर्म के लिए भी है, तो यहाँ से अलग अलग कर लो, एम वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। ये दोनों हमने डिनोमिनेटर अलग अलग कर लिए क्योंकि ओवरऑल 2 तो था ही। बात समझ में आ गई, मतलब इसको थोड़ा सा खूबसूरती से ऐसे लिखते हैं, अगर हाफ है ना, मतलब 2 मतलब क्या, अपॉन 2 है ना, तो अपॉन 2 हमने ऐसे ले लिया साइड में, एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, स्क्वायर है भाई। ये देखो कितना ज़बरदस्त ये आ गया हमें वर्क का फॉर्मूला, आ जाएगा नहीं आ जाए वर्क का फॉर्मूला, वर्क ही तो चल रहा है पूरा, ठीक है। ये देख लो भाई साफ सुथरा तरीके से, ठीक है। तो 2 बार कम से कम वीडियोस को देखना, वन टाइम पूरा शायद थोड़ा सा ऊपर से चला जाए, तो कम से कम 2 या 3 बार देखोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो हमने क्या निकाला, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। पहले जो भी काइनेटिक एनर्जी थी तुम्हारे अंदर, ठीक है, हमने और धक्का दे दिया, हमने कोई चीज़ पहले से चल रही थी इनिशियल, और धक्का दे दिया और फोर्स लगा दिया, कितना वर्क किया, फाइनल कितना हो गया था जब मैं धक्का मारा जोर से, माइनस इनिशियल। अगर इनिशियल 0 है तो कोई बात नहीं, पूरा का पूरा हो जाएगा वर्क, हो सकता है पहले से रेस्ट में हो, वेलोसिटी हो ना इनिशियल 0 हो, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, कोई बात नहीं, पूरे टर्म को 0 कर देंगे, ये पूरा का पूरा वर्क, ये पूरा का पूरा वर्क हो गया, हाफ एम वी का स्क्वायर, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा वर्क हो गया, है ना। तो कितने खूबसूरती से हम लोग ने देखो ड्राइव किया इसको, कितनी खूबसूरती से। पहले फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला निकाला, ये देखो फोर्स को ऐसे ड्राइव किया हमने, एम इंटू वे, जिसमें एम एक ही जगह हमने पूरा एक्सेलरेशन का वैल्यू रखी थी, है ना। इतनी खूबसूरती से हमने किया, बाद में एम को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, फिर डिनोमिनेटर का 2 अलग अलग कर दिया, अपॉन 2 मतलब वही ना, हाफ, एक ही बात है ना, हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस हाफ एम जी का स्क्वायर। तो अगर पहले से रेस्ट में है तो कोई बात नहीं, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0, पूरा टर्म 0, मतलब पूरा का पूरा वर्क है। या पहले से कुछ स्पीड में था, 20 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा था, चल रहा था आगे, और हमने एक्सेलरेट किया और फोर्स लगाया, 50 मीटर पर सेकंड हो गई स्पीड गाड़ी की, तो कितना वर्क किया हमने, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो, फाइनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, मतलब जो भी तुमने वेलोसिटी धक्का लगा दिया और पहले कितनी थी, दोनों का माइनस कर दो तो मतलब उतना एक्स्ट्रा वर्क तुमने किया, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी डेरिवेशन है, सब एग्जाम में आती है और आनी भी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा इससे।
देखो कुछ न्यूमेरिकल दिए अच्छे अच्छे। एक क्रिकेट बॉल मास 0.15 kg, वेलोसिटी इसकी इतनी है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। सीधा सीधा फार्मूला मार दो भाई। काइनेटिक एनर्जी देखो ई के, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिख सकते हो आप, के ई, सीधा सीधा है ना। मास के का मास लिखो, मास तो तुम्हें दिया हुआ है। वेलोसिटी सर वेलोसिटी भी दिया हो, वेलोसिटी के स्क्वायर मार दो, सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आंसर आएगा जूल में आ जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन है ये। उस बॉल के अंदर उतनी काइनेटिक एनर्जी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, कैलकुलेट द वर्क टू बी डन ऑन ए नैनो कार, मास 650 kg, जो कार का मास है 650 kg है। सो इंक्रीज इज वेलोसिटी 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब पहले तो 18 किलोमीटर में चल रही थी और तुम्हें 36 किलोमीटर पर आवर तक गाड़ी ले जानी है। ये तो वही फॉर्मूला लगेगा जो हम लोग ने निकाला है। इनिशियल पहले से थी कुछ काइनेटिक एनर्जी, मास के का मास डाल देंगे, इनिशियल वेलोसिटी 18 थी तो 18 के स्क्वायर कर देंगे और किससे माइनस करा देंगे, किससे माइनस करा देंगे, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी से। हाफ मास 650 किलो और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी फाइनली कितना हमें करना है 36 करना है, तो माइनस करा दो दोनों की काइनेटिक एनर्जी को, है कि नहीं। बस तो फिर भी मैं न्यूमेरिकल थोड़ा तरीके से बता रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो और सिंप्लीफिकेशन भी थोड़ा इजी हो जाए। मतलब है इजी, सिंप्लीफिकेशन बता दूंगा मैं। देखो मास कितना दिया हुआ है 650 kg दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 18 किलोमीटर पर आवर दी गई है, ये नहीं चलेगा, किलोमीटर पर आवर नहीं चलेगा, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कट गया 18 तो हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये सब बचपन में सीखा हुआ है हम लोगों ने। फिर फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर दी गई है, फिर इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 5/18 से, जिससे कि आवर सेकेंड में बदल जाए। ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 18 1 था, 18 2 था 36, 2 5 था 10 मीटर पर सेकेंड। चलो हमने ऐसा यूनिट में बदल दिया है, आधी टेंशन खत्म हो गई है। इसके बाद वर्क पूछा गया है, तो वर्क अगर इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, मतलब वो अगर रेस्ट में नहीं है, पहले से चल रही फिर और आगे तेज चलने लगी, तो सीधा सीधा क्या लगाएंगे, हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू का स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक एम तो वही है, कार तो वही है, मास से बदल रहा है। हाफ हाफ भी दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ से मतलब क्या है, ये बीच में माइनस है ना, एक टर्म ही एक टर्म, यानी कि हाफ एम कॉमन बाहर ले लो, अंदर देखो हाफ एम तो बाहर आ गया, बचा क्या वी स्क्वायर माइनस हाफ एम तो हमने बाहर ले लिया, बचा क्या यू स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब सीधा सीधा फॉर्मूले में को एग्जीक्यूट कर देंगे, जो जिसकी वैल्यू है 10 मीटर ना, ऐसा यूनिट चेंज कर दिया ना हमने, मीटर पर सेकेंड कर दिया, का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। मास के नीचे मास लिखना है, वेलोसिटी के नीचे वेलोसिटी, माइनस के नीचे माइनस, सिंपल से भाई एग्जीक्यूशन है। तो अब इसमें मुझे इसके आगे बताने की ज़रूरत एक्चुअली नहीं होनी चाहिए। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 100 माइनस 25 हो गया 75। अब इसको सिंप्लीफाई आप लोग कर लेना और टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल आने ही है, मतलब आते ही हैं, इसको तो आप नहीं छोड़ सकते हो ना, और इजी भी है, कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है। चलो, ए पेबल ऑफ मास 50 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वजन ग्राम में दिया हुआ है और ये मीटर पर सेकेंड में, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलना ना भूलना। ग्राम के किलोग्राम बदलने के लिए इस जो भी आपका दिया हुआ है मास, इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाता है 10 की पावर -3 से, मतलब ग्राम में दिया है ना, तो क्या हो जाएगा किलोग्राम। तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए मल्टीप्लाई क्या कर लो 10 की पावर -3, या फिर बचपन में जैसे सीखा है हम लोग ने 50/1000 से डिवाइड कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, तो 0.05 किलोग्राम बदल जाएगा। तो ये सब याद रखना कि यूनिट कन्वर्सन तो बिना तो भूल जाओ। तो मास भी दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी, अरे बहुत अच्छी बात है, हाफ एम वी का स्क्वायर मारेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, मास के नीचे मास, वेलोसिटी को नीचे वेलोसिटी का स्क्वायर मार दो, 2.5 जूल आ जाएगा। चलो अच्छी बात है, आगे देखें। कह रहे अगर मास को हम डबल कर दें क्या हो जाएगा, मास को डबल कर दें क्या हो जाएगा। तो चलो मास कितना था 50, 0.05 था, इंटू 2 कर देना, डबल मतलब क्या इंटू 2,
तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 जूल आ जाएगा। मास को डबल कर दो, मास कितना है 0.05 kg, इसको डबल करो, उसको डबल कैसे करोगे 0.05 इंटू 2, यहाँ पे क्या करते हैं इंटू 2 लगा देना, 2 से 2 कट जाएगा, नई नई एनर्जी आ जाएगी। मतलब मास को डबल करने से तुम्हें ये पता चल रहा है काइनेटिक एनर्जी डबल हो रही है, इसलिए क्वेश्चन दिया गया था। पहले कितनी थी 2.5 जूल थी, जब मास को डबल किया 5 जूल हो गई। ओके डन। ये तरीका अलग जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना, मैं इसको दोबारा ये कर देना, फिर से एग्जीक्यूट कर देना। आपके बाद मास में 0.05 इंटू 2 डबल कर देना, 2 से 2 कट जाएगा, इसको आप निकालोगे तो 5 जूल आ जाएगा। आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। वेलोसिटी को डबल कर देंगे, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डबल करोगे देखो 10 जूल हो जाएगा। फिर ढाई था ओरिजिनल 2.5, 10 जूल हो रहा है। क्यों वेलोसिटी को डबल करने 10 जूल हो रहा है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूले में वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी को डबल करोगे डबल का डबल होता है, स्क्वायरिंग है ना। जैसे 2 कब क्या 4 का स्क्वायर 16, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। तो क्या करना, फिर से वही करना, वेलोसिटी यहाँ पे कितना था 10 मीटर पर सेकेंड था, तो वेलोसिटी को आप कर देना 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसी फॉर्मूले में हाफ मास उतना ही रखना 0.05 जो ओरिजिनल मास दिया हुआ है, इन टू वेलोसिटी को कर देना 20 का स्क्वायर। वेलोसिटी को सेकेंड केस में कह रहे वेलोसिटी को डबल करो, ठीक है। मास और वेलोसिटी दोनों का डबल कर दें, ओहो दोनों का डबल कर देंगे, 0.05 इंटू 2 और 10 जो मीटर पर सेकेंड है 10 का 20 मीटर पर सेकेंड कर देंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे, समझ गए ना। वेलोसिटी को डबल मास को भी डबल, तो आ जाएगा आपका 20 जूल। समझ में आ गया। तो एक कंपैरिजन जस्ट आपको एक आइडिया के लिए कि हाँ क्या मास को बढ़ा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ओहो हो, वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ओहो हो, मास और वेलोसिटी दोनों को बढ़ा रहे हैं तीसरे वाले केस में, मतलब और भी ज़्यादा बढ़ रहा है एनर्जी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें समझ में हमें आ रही हैं और रिलेशन भी समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होती है और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज होती है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये भी मैं अगले ही पार्ट में कवर कर दूँगा, ठीक है। फिर पावर बचेगा, पावर फिर देखेंगे बाद में, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद आपका चैप्टर ओवर हो रहा है, यानी कि 2 लेक्चर आपके इसके और बाकी होंगे अब से, यानी 2 लेक्चर हो चुके हैं हमारे इस पर वर्क एनर्जी पे, 2 लेक्चर और बाकी, तो चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत है, तो जो बच्चे पर्सनल लेवल पे हमसे ट्यूशन ले रहे हैं, पर्सनल लेवल की बात अलग है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो अलग ही बात होती है, तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं।